पीने से उनको जेल हो गई है। आप समझिए इस बात को, न्यायाधीश ने लिखा है। और पत्थर से आदमी का सिर बड़ा नहीं होता। पत्थर में यदि सर लगाते हैं तो सिर फूट जाता है। कभी भी ऐसी गलती मत करिएगा कि किसी के बहकावे में आकर ज्ञापन और आंदोलन करने की बात करिएगा। पहले नंबर एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि मेरा ये सुझाव है कि यदि मेरे घर में 2 रोटी है और मैं खाना खाता हूँ तो पड़ोसी भी पूछता है कि आके रोटी खा लीजिए। यदि मेरे घर में 2 रोटी नहीं है तो मैं पड़ोसी नहीं पूछता कि रोटी खा लीजिए। तो हमारा उमरिया जिले का जो उद्देश्य था, जो चाहे जो कहता रहे, हमारे फाउंडेशन का उद्देश्य है कि हम पहले अपनी शक्ति अपने घर में दिखाएं। हम बाहर जाके शक्ति नहीं दिखाना चाहते। दूसरी बात, जब हमारा देश स्वतंत्र था, अंग्रेजों के अधीन था, आप सोचिए इस बात को कि भारतवर्ष में बहुत सारे संगठन जिनमें मुख्य रूप से हिंसावादी, उदारवादी, अराजकतावादी और लड़ाई झगड़े वाले ताकतवर, क्या वो सब एक हो गए? सबने अपनी अपनी शक्ति दिलाई और उस शक्ति के माध्यम से हमारा देश स्वतंत्र हुआ। हम ऐसा कभी नहीं कह सकते कि राष्ट्रीय तेली राठौर खराब है, राष्ट्रीय तेली साहू महासभा खराब है, साहू महावैश्य खराब है, या उमरिया जिले का फाउंडेशन जो बनाए गए वो खराब है। सब अपनी अपनी शक्ति को दिखाकर कुछ काम करना चाहते हैं और वो शक्ति मिलकर एक बड़ी शक्ति हो जाती है। जब भी किसी देश का विकास होता है, किसी समाज का विकास होता है, तो अधिकारों की झनक फनकार सुनाई देने लगती है। वो कोई बुराई नहीं है, लेकिन रविकांत साहू जी का वही उद्देश्य है, उमेश साहू जी का वही उद्देश्य है, मुरारी साहू का वही उद्देश्य है, क्षीर सागर का वही उद्देश्य है, हमारा भी वही उद्देश्य है, सबका यही उद्देश्य है। तो हमारे घर जो आए उसका सम्मान करना पहला उद्देश्य है। दर्द इस बात की है, कभी मत सोचिएगा कि अब वो जमाना नहीं रहा, फालतू बातें हैं कि लड़कियों को सम्मान नहीं दिया जाता। अभी ये बात भारत के नहीं विश्व के आंकड़े पर आई है कि 1000 में 120 लड़कियां हैं। अब वो जमाना नहीं रहा। पहली बार जब मेरे डीओ ने कहा कि साहू जी आप पढ़ाते क्यों हैं, आप पढ़ाना बंद कर दें तो ये लड़की का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, तो मैंने कहा कि ये गलत बात आप क्यों सोचते हैं। मैं तो अपनी लड़की को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ और डॉक्टर बनकर बाहर निकलेगी। तो आप ये मत सोचिए, ये अब फालतू बातें। ये अपनी कला जरूर है, कला बहुत अच्छी है और नाटिका बहुत अच्छी है, लेकिन हम अब किसी से कम नहीं, न लड़की कम है न लड़का कम है। मैं आपको एक बात बताऊं, भारतवर्ष के परिदृश्य में जिस प्रशिक्षण को मैं देने जाता हूं दिल्ली में, वहां 5000 लड़कियों में 500 लड़के रहते हैं। आप क्या बात करते हैं? मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता हूं उस कॉलेज में 100 बच्चों में 5 लड़के हैं, 95 लड़कियां हैं। आप क्या बात करते हैं फालतू की? ये कोई बात नहीं रही। अब हमारे घर में हमारी लड़की जितना प्रिय है उतना लड़का भी प्रिय है, वो जमाना रमाना हो गया। दूसरी बात है, इन कलाकारों को पुरस्कार यहाँ देने की जरूरत नहीं है, गलत परंपरा, बिल्कुल गलत परंपरा है। आप इस पुरस्कार का 1-1 रुपया इकट्ठा करो और एक अलग से पुरस्कार का आयोजन करो और इन बच्चों की प्रतिभा को बुलाओ और इसको वहां पर सम्मानित करो। ये बच्चों के अंदर ये भाव होने चाहिए। आप तो वो कर रहे हैं कि आपको मैं ये कहना नहीं चाहता, मुजरे वाली औरत मुजरा करती हो तत्काल पैसा दे दिया जाता है। ये कोई बात नहीं है, ये कोई मतलब नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। और आप उसके प्रतिभा का सम्मान करो, श्रेणी में रखो, लेकिन तत्काल पैसा देना उसकी प्रतिभा का अपमान भी होता है। उस बच्ची की प्रतिभा उसको ले लो, कहीं पर आप संविधान की किताब खरीद के दे दो, डिक्शनरी खरीद के दे दो, कुछ ऐसा करो कि बच्चे उस साहित्य को पढ़े। आप जानते हो हमारा देश क्यों गड़बड़ हो रहा है? हमारे देश में सुंदरलाल साहू के साहित्य को किसी ने नहीं पढ़ा तो नहीं जानते हैं, हमने अम्बेडकर के साहित्य को नहीं पढ़ा तो नहीं जानते हैं, हमने पेरियर रामास्वामी नायकर के
साहित्य को नहीं पढ़ा तो नहीं जानते। आप लोग जानते नहीं जानते। जब कभी अकेले में एक बहुत बड़ा सम्मेलन करना, तब आप सुनना कि पिछड़े वर्ग के लोगों ने क्या किया। मोहन गुरु को आप नहीं जानते हो, नारायण गुरु को नहीं जानते हो, भामाशाह को नहीं जानते हो, कर्मा देवी को नहीं जानते हो, तो क्या करो? आप क्या जानते हो? गीता को जानते हो, भागवत को जानते हो, रामायण को जानते हो। आपके मन में एक बहुत बड़ा विद्रोह है जो विकास नहीं होने दे रहा है। आपके मन में है कि रामायण को भगवान ने लिख के दिलाया, गीता को भगवान ने लिख दिया, रामायण सत्य कथा को रामायण भगवान ने लिखा, और तमाम सारे दुनिया के साहित्य को भगवान ने उठाकर गिरा दिया। इसको पढ़ोगे और नहीं पढ़ोगे, इसका अपमान करोगे तो पाप में जाओगे। इसीलिए ये नहीं सुना कि भारत के संविधान को पढ़ना और उसके लायक बनना। आज भारत का संविधान ना होता तो ये जो लड़की बैठी हुई थी सरपंच थी, वो सरपंच न बनती। आज का आपका लड़का, इसका लड़का डॉक्टर नहीं बनता, मैं यहाँ आकर खड़े होकर बोलने लायक नहीं बनता। भारत में इतने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और विद्वान हुए हैं, पिछड़े वर्ग के हरिजन, आदिवासी, दलित, उनका किसी का नाम इतिहास में नहीं है। क्यों? क्योंकि इतिहास लिखने वाला तो मैं था नहीं, ये कोई भी इतिहास लिखने वाले नहीं थी। तो जिन्होंने लिखा उन्होंने अपने बाप दादा को लिख दिया और आपके बाप दादा का पता नहीं चला। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिए कि कंपटीशन और प्रतिस्पर्धा ये तो बहुत अच्छा काम करते हैं। ये जब हम लोग इस जमाने में कॉलेज में गए तो 3 लड़के कॉलेज में थे, कुल 3 लड़के साहू समाज के। उसमें 3 लड़कों में 2 लड़के छोड़ के भाग गए। मैं अकेले पढ़ता रहा, रास्ते में निकलता रहा, तेलिया जा रहा है, तो मैंने कहा कि हत्या कर दूंगा खाली, ज्यादा बदमाशी करेगा। देखिए आप समझिए वो जमाना और आज का जमाना। जब मैं उमरिया डाइट में था तो आप सोचिए कि अपने समाज के लोगों की तो खैर मदद करते ही थे, लेकिन पिछड़े वर्ग के लोगों को, हरिजन आदिवासियों को, सबकी मदद करते थे कि भाई सबका भला हो जाए। मैं अभी ग्वालियर में 13 तारीख को मीटिंग थी, सोशल लिबरेशन ऑफ महापरिवर्तन गठबंधन, जिसमें भारत के तमाम सारे संगठन काम कर रहे हैं, हजारों पिछड़े वर्गों के संगठन काम कर रहे हैं। कल भोपाल में मीटिंग थी, आपको ये 3 संगठनों के किरकिरी हो रहा है। अरे सब एक ही तो है भाई, ये अपने साहू समाज का काम कर रहे हैं, रविकर्ण साहू समाज का काम कर रहे हैं, मुरारी साहू समाज का काम कर रहे हैं, वो उमेश साहू जी, अभी उमेश साहू जी के पास जाओ, उनके काम को आप यहाँ बुराई करोगे। उमेश साहू ने एक आजाद साहू थे वहाँ, जिनकी हत्या शहीद हो गए थे, उनके नाम से अभी 4 दिन पहले शासन से उन्होंने चौक घोषित कराया। 2 चौक नागपुर में हैं, राजेश साहू चौक और आजाद साहू चौक। और मैं ये घोषणा करता हूँ, अंगला चौक उमरिया में सुंदरलाल साहू के नाम से होगा। ये हम ज्ञापन देंगे, सरकार से लड़ेंगे, मांगेंगे। और ये मत सोचिए, मैं तो आज भी कहता हूँ, इस गांव के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने एक लड़की, साहू लड़की को जितवाया। और आने वाले समय में एक भी वोट आपका यहाँ का जो अध्यक्ष हो उसके बिना कहे किसी को न देना, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। मताधिकार भारत का सबसे बड़ा अधिकार है। अब राजा रानी के गर्भ से नहीं पैदा होता, राजा बेटी से पैदा होता है, वो आपके मत की देन। और न कोई गरीब है न कोई अमीर है, गलत बात मत बोलिए। मैं आपको एक बहुत छोटी सी कहानी बता देता हूँ, और सुनने वाले लोग, मैं उस रिहर्सल में नहीं हूँ, क्योंकि ये आज का जो एक तो गड़बड़ सुरेश साहू जी ने बोला, और उसके बोलने के पीछे उनका दर्शन गलत था। उनका दिशा और दशा दोनों उमरिया जिले की अच्छी है। ये लड़का हमारे पास आता है, हमारे साथ बोलता है, सर ऐसा करना चाहिए, सर ऐसा करना चाहिए। मैंने तो कहा कि तुम्हारा विश्व स्तर का संगठन, तुम काहे परेशान है? और मैंने मेरी अगली प्लानिंग थी, और चंद्रवली के बारे में केवल दर्द ये जो सुना के चले गए, ये महामूर्ख, मैं आपको बता दूं, ये दर्द नहीं समझते हैं। इस दर्द में लड़ाई नहीं लड़ना है, आक्रोशित नहीं होना है। आपको पता है, जिस दिन आप आंदोलन करोगे और ज्ञापन दोगे, वो एक और धारा लग जाएगी, क्योंकि कानूनी लड़ाई है। भारत के संविधान में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका काम लागू कराना, और न्यायपालिका का
कानून के उल्लंघन करने वाले को दंड देना। दिक्कत क्या है, मैं आपको बता दूं छोटी सी बात। भारत के सिस्टम में कॉलेजियम सिस्टम है। कॉलेजियम सिस्टम कोई न्यायिक अधिकार आयोग नहीं है, ना राष्ट्रीय न्याय की कोई परीक्षा होती है। जिसका बाप एक बार वकील बन गया, वो जज बन गया, उसका लड़का जज बन गया, उसके नीचे जज बन गया। इस सिस्टम का खेल क्या करोगे? हम कितने बार भारत के मध्य प्रदेश के 27% आरक्षण के लिए तमाम सारे वकील लगा के परेशान हैं, उसमें निर्णय नहीं हो पा रहा। हमारे विरोध में निर्णय हो जाता है। एक दिन सर एक न्यायाधीश हमारे पक्ष में निर्णय करता है, दूसरा दूसरे पक्ष में निर्णय कर देता है, क्योंकि इसका मर्यादा और मानना पड़ेगा। बिना मर्यादा के आपका कोई बस नहीं है। आपको कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए कानून के तरीके अपनाने पड़ेंगे। ज्ञापन और आंदोलन ये कोई बात नहीं है। ये बात वो थानेदार ने थोड़ी लिख दिया। आप पढ़े हो, ये पढ़ा लड़का, मैं पढ़ा हूँ। उस न्यायाधीश निर्णय को आप पढ़े हो? नहीं पढ़े हो, फिर आप हल्ला मचा रहे हो। उसको पढ़ो, क्या लिखा है। उन्होंने ये कहा कि कुछ नहीं, मैंने इसके कार की लाइट में इसको देखा। और न्यायाधीश ने जो निर्णय किया वो भी पिछड़े वर्ग का था। उसने कहा मुझे संदेह है, हम अपनी बात रखेंगे। आज जो महेश साहू है उसको जेल हुई थी, जो ये बचाऊ लाल जी का वो है पीए, मेरे पास रात को आया। मैंने एसपी से कहा कि सर ये तो गलत बात है। बोले मैं जानता हूं, पर मैं आपके पक्ष में नहीं बोल पाऊंगा। एसडीएम को कहा, एसडीएम ने कहा कि मैं जानता हूं लेकिन आपके पक्ष में नहीं बोल पाऊंगा। हाँ, जब आप न्यायालय में जाएंगे तो हम आपके फेवर करेंगे और आप जीत जाओगे। और वो लड़का जीत करके आज मास्टर है। इसलिए समझने की कोशिश करिए और इस गांव वालों को धन्यवाद दीजिए कि आपको बुला करके छोटे से गांव में आपका सम्मान किया है। और वो लड़का जो श्रवण है उसको गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, ये प्रोग्राम कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है, ये घर का प्रोग्राम है। और घर के प्रोग्राम में आदर और निरादर की बात नहीं होती। हमारी बिटिया है, सरपंच है, हमारे साथ बैठ जाती है। आने वाले समय में उसको सम्मान देंगे। दूसरी बात, वो लड़कियां तो है नहीं, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि भविष्य में जो महिलाएं हैं उनको बोलने की ट्रेनिंग देना चाहिए। वो सब अपने घर में जाके बोले और बातचीत करें, जितना बोल सके, चाहे एक लाइन बोल सके चाहे 2 लाइन बोल। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अपना डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो देखिए, ये लड़के गाना गाते हैं, वो लड़कियां जो कलाकारी की, आप यदि वो कहीं कलाकारी कहीं मैंने उसमें होती, स्टेज में होती, तो उसको मध्य प्रदेश में नंबर 1 आ जाता। हमारे यहाँ 2003 में एक बैंगा लड़का था। उस बैंगा लड़के को मैं बुलाया और मध्य प्रदेश के स्टेडियम के स्टेज में ले गया और भारत पहले मध्य प्रदेश में सेलेक्ट हुआ और फिर राष्ट्रपति ने उसको सम्मानित किया, दिल्ली में सेलेक्ट हुआ। वो था बैंगा लड़का। इसलिए आपके बच्चे भी प्रतिभावान हैं। इसका लड़का डॉक्टर है, किसी का लड़का इंजीनियर है। आप सब बढ़िया लड़के हैं, आप बढ़िया काम कर रहे हैं। कभी मत सोचिएगा कि आप दशा बेकार है। आपको काम करने में महात्मा गांधी का आज पता नहीं क्या कहने लगे लोग, पर महात्मा गांधी ने जब स्वतंत्र कराया होगा तब ये नहीं सोचा होगा कि डंडा लेके मार दूं। तब उन्होंने डंडा नहीं मारा। डंडा मारने वाले सुभाष चंद्र बोस भी थे। उन्होंने नहीं कहा डंडा मारेंगे, हम लड़ेंगे भाई, लेकिन महात्मा गांधी का विरोध नहीं करेंगे। तो इसलिए उदारता और उग्रवाद और सज्जनता ये कोई अबुद्धिमत्ता की प्रमाण नहीं है। हम सब एक दिशा में काम कर रहे हैं। हम सब का उद्देश्य हो कि साहू समाज के लोग पढ़ें, लिखें, जिस सीट में बैठे हैं अपने कर्तव्य का पालन करें। इनके पास भी कोई ऐसा, पहले हमारे पास ऐसा कोई लड़का ना होता तो हमारी मैंने हमको लाभ पहुंचाता। इनके पास जो शिकायत आती है कुछ लाभ पहुंचा देते हैं, इनके पास कुछ जाता है ज्ञान, अपने ज्ञान का कुछ फुट दे देते हैं। सब अपने अपने जगह में, कोई व्यापार का काम करता है, लेकिन साहू समाज का व्यक्ति राजनीति में क्यों नहीं है? आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले हमारे यहाँ एक डायरेक्टर थे, रेडियो के डायरेक्टर आरती साहू उनका नाम था। मैं उनको घर बुलाया, बोले सर मैं जरूर आऊंगा आपके पास। तो
मैं बोला सर ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हो? बोले मैं यूपी का रहने वाला हूँ। तो मैं बोला ये बताइए कि यूपी में साहू समाज ज्यादा है, धन भी ज्यादा है, राजनीति में क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? अब आप उसके अंदर जाइए। राजनीति में जाने वाला व्यक्ति क्रांतिकारी, लाठी वाला, हिंसा वाला, झगड़ा करने वाला, चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला। मैं आपको बताऊं, मेरे को जिस दिन आपकी सरकार बनी है उस दिन रात को मेरे पास उनके एडवाइजर का फोन आया था, वंदना साहू जी का। बोले सर आप कब ज्वाइन कर रहे हैं? मैं बोला नहीं, तो हम अपनी ताकत अहिंसा के दम पर दिखाएं। आने वाला समय दुर्गेश साहू जी हैं, वो और एक साहू जी थे जो बोल रहे थे, और तमाम सारे लोग अपनी शक्ति का वर्णन करें। जिस दिन शक्ति दिखाएंगे उस दिन आपके, मैं केवल यहाँ आपके साहू समाज में खड़ा नहीं होता। साहू समाज के लोग कम बुलाते हैं मेरे कौन बुलाता है? दूसरे समाज के लोग, बड़े बड़े समाज के लोग, जहाँ बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, जहाँ हजारों के लोग खड़े रहते हैं, जहाँ सारी, वहाँ मैं जाता हूँ। तो मेरी आप मुझे सम्मान दिया, इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। आपका ऋण नहीं चुका सकता, लेकिन इतना अवश्य कहता हूँ कि भविष्य में एक परंपरा डालिए, एक एक रुपया जोड़िए। ये लड़का एक हमारे समाज का वो है राजस्थान में, क्या नाम है उसका, सीए, उसने कहा कि पूरे मध्य प्रदेश के लोग एक एक रुपया दें यदि, तो साहू समाज का धन हो जाएगा, किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। तो हमारा कहना ये था, मैं इनसे यही कह रहा था कि सारे साहू समाज के लोग मिलकर आप पैसा इकट्ठा करो, शासकीय अनुदान में दिला दें। मैं आपको शासकीय अनुदान दिला। अब कभी किसी को फ्री में खाने की आदत मत डालो, फ्री में खाने की आदत मत डालो, झूठ का नंबर मत दो, झूठ की परीक्षा पास मत कराओ। ऐसा करोगे तो आपका लड़का कभी प्रतिस्पर्धा में आगे ही नहीं आएगा। आप अपना भाई को भी गलत मत सलाह दो, सही सलाह दो। मैं इन्हीं बातों के साथ, जब कभी ये चूंकि बड़ा मैसेज है कि हमारे देश में, आपको एक बात और बताएं, महिलाओं की दुर्दशा कब से हुई? जब से राजतंत्र आया। पहले महिलाओं को देवी माना जाता था। दुर्गा कोई देवी नहीं, दुर्गा महिला के स्वरूप में शेर के ऊपर बैठाया गया। माने दुर्गा को यह कहा गया कि महिला शेर का भी संधारण कर सकती है। सरस्वती का सरस्वती बनाया गया, दुनिया की देवी बनाया गया, पूजा किया गया। आप ये सोचिए कि कितना ताकतवर बनाया गया, कितनी ताकतवर दी गई कि आज वो देवी के रूप में है और शेर का संधारण कर सकती है। तो आप सोचिए समाज में महिलाओं का अपमान तब हुआ जब राजतंत्र आया, और वो हमारे समाज में नहीं हुआ, ठाकुरों में हुआ, बड़े अपर कास्ट में हुआ। हमारे समाज में कोई लड़की को मारा हो तो मुझे बताओ, कभी कोई लड़की को नहीं मारा। और वो मैंने कहीं ऐसी घटना घट गई तो मैं नहीं जानता, लेकिन हमारे समाज में लड़की को नहीं मारा गया। ठाकुरों में राजस्थान में गड़ा दिया गया, क्योंकि वो अपमान समझते थे। इसलिए ऐसा कभी मत सोचिएगा। हमारे देश की पवित्रता, जब सन 86 में एजुकेशन फॉर ऑल लागू हुआ तो साउथ इंडिया में 25% महिलाएं पढ़ी लिखी थी जो खेत में काम करती। आज हमारे घर की लड़कियां जिस दिन पढ़ लिख लेंगी तो ये लड़कियां बहुत खूबसूरत है, बहुत बढ़िया है, प्रतिवर्ता करेंगी। और कलेक्टर, हमारी रानू साहू कलेक्टर है, बड़े बड़ी जगहों में अभी लड़कियां हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः इस मरिया जिले के साहू समाज को और मानपुर के साहू समाज को हृदय से नमन करता हूँ। और आपकी दिशा और दशा दोनों ठीक है, आप मत सोचिएगा। ये कौन लोग हैं जो नेगेटिव चिंतन करते हैं, सकारात्मक चिंतन नहीं करते। लड़के ने काम किया, इसके पीठ नहीं ठकाना, ये तो गलत कर दिया ना, ये तो मेरे से ज्यादा होशियार बन गया, तो इसके विरोध में बोल गया। क्या बात, ये मूर्खता का काम है। दिशा और दशा दोनों अच्छी है, बढ़ते रहो बढ़ते रहो बढ़ते रहो, किसी का विरोध नहीं करो। रात को ये अशोक साहब यहाँ बैठा है, अशोक ने मेरे से पूछा कि सर वो
ओबीसी महासभा वाले कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं, कैसा करें? अरे बताओ, वो भी पिछड़े वर्ग के, हम भी पिछड़े वर्ग के, आपके साथ हम हैं, उनके साथ वो हमारे साथ हैं, सब मिलकर के बड़ी संख्या हो जाती है। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना है कि राष्ट्रीय तेली साहू महासंघ खराब है, कि राष्ट्रीय तेली राठौर महासंघ खराब है, कि वैश्य साहू महासंघ खराब है, कि क्षीर सागर वाला खराब है। सब बढ़िया है, सब मिलकर के हम सबका सम्मान करते हैं। और हमारा घर जब मजबूत होगा, हमारे घर में खाना होगा, हमारा लड़का अच्छी जगह पहुंच जाएगा, हमारा कोई अपमान कैसे करेगा? कभी नहीं। आपको एक बात और बताएं, शहडोल में साहू समाज बहुत दिन से चल रहा था। एक आदमी कमरी में चावल दाल खरीद के ले जा रहा था उधार, रास्ते में मिला, मैं कहा कहाँ जाते हो? बोले साहू समाज के लोगों को रोटी भाजी खिलाना। मैं कहा क्यों? बोले मैं दूसरे समाज के साथ शादी कर लिया हूँ। मैं कहा तुम इनको 4 अन्न देना और इसको ले जाओ, इसको खाना 6 महीना आराम से। जिस दिन तुम्हारा लड़का कलेक्टर बन जाएगा, ये साहू समाज के लोग जाके तुम्हारे पैर पड़ेंगे, परेशान करेंगे। ये हमारे समाज की मूर्खता है। डीएल साहू के घर गए थे हमारे साहू समाज के शहडोल वाले, बोले हम आपकी रोटी लगाएंगे, तो बंदूक उठा के दौड़े थे, बोले मार देंगे। अभी साहू समाज की बैठक हुई, उसमें इन्होंने कहा कि जिन लोगों ने दूसरी जात की शादी कर लिया है, जिन लोगों ने जिसकी लड़की चली गई है, जिसका फलाना वगैरह, उसको सबको जुर्माना लगाएंगे। मतलब कैसे लगाओगे? कोई तुम्हारे पास कानूनी अधिकार है क्या? तुम्हारे पास ऐसा कोई अधिकार है कि तुम ऐसा करोगे? जेल जाओगे, वो लड़की रिपोर्ट कर देगी। ये फालतू के चक्कर में क्यों पड़ते? ऐसा बोलो ना कि तुम कलेक्टर बन जाना, तुम पढ़ाओगे नहीं तो तुम्हें जो है जुर्माना लगा देंगे। तुम अपनी लड़की को पढ़ाओ, लड़के को पढ़ाओ, खर्चा करो, अच्छे काम में करो, ये आपका कर्तव्य है। मैं आपके मोहब्बत और प्रेम के कारण ग्वालियर से भोपाल दिन भर रहा, काम में रात दिन भर फोन आता रहा, मैं उठाया नहीं, बंद कर दिया और यहाँ चला आया। और आप सोचिए कि हम सब मिल करके एक पवित्र काम करें। मैं एक बात और कहूँ कि आने वाले समय में साहू समाज उमरिया एक ऐसा प्रोग्राम स्टार्ट आउट करे। हमारी मनोज से बात हुई है कि फाउंडेशन से हम अपने अच्छे कार्यकर्ताओं को शिक्षा के जगत में, विज्ञान के जगत में, इंजीनियरिंग के जगत में, समाज सेवा के जगत में जो अच्छा काम करेगा उसको इनाम देंगे। ये हमारा अगला प्लान है। ये केवल यहाँ के लिए नहीं, हम पूरा पेप वो जारी करेंगे, पेप वो फॉर्म जारी करेंगे, तो विश्व में कोई भी साहू वो फॉर्म भरेगा, उसकी स्क्रूटनी करेंगे, उसको इनाम जरूर देंगे। ये हमारा तब वादा है, ये करेंगे जब तक जिंदा रहेंगे, मर जाएंगे तो बात है। थैंक यू सभी को, हमारी इस पवित्र बात को सुने हूँ उन सबको मैं दोबारा साहू समाज से यहाँ से मिलना चाहता हूँ। यहाँ का साहू समाज इसलिए अच्छा है कि यहाँ आप देखे हो पुरुष कम थे, महिलाएं ज्यादा थी, पुरुष कम थे और महिलाएं ज्यादा थी। तो इससे बढ़िया पूरे भारत में कहाँ मिलेगा उदाहरण? इतने छोटी जगह में पुरुष बैठे हुए थे, इतनी भाग में बस महिलाएं बैठी थी। यहाँ की महिला ज्यादा शक्तिवान है। जय भारतीय संविधान की जय हो।